धन्यवाद सर। ये आपके सुझाव और सहयोग से और हमारे चीफ फार्मासिस्ट रमाकांत त्रिपाठी जी के सहयोग से, और सबसे बड़ी बात जो ड्रग एंड थेराप्यूटिक कमेटी के अध्यक्ष जो लगातार हमारे बगल में बैठे हुए हैं और हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं, आप सबके सहयोग से ये छोटा सा पीपीटी बन पाया है। कई सारी चीजें हम लोग ऐड नहीं कर पाए क्योंकि पीपीटी इतनी लंबी हो रही थी कि हम लोग कोशिश ये कर रहे थे कि जो चीजें रिपीट हो रही हैं उसको थोड़ा अवॉइड करें, जो चीजें छूट रही थी उसको डालें। और हम लोग इस तरह से कोशिश करेंगे कि 100%, और अपने हॉस्पिटल के इनक्वास में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे फार्मेसी डिपार्टमेंट का हो सके, इस प्रयास को और इस लक्ष्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं। सर धन्यवाद। आपको बहुत बहुत बधाई, और बड़ी खुशी भी हो रही है अंदर से देख के चीजों को कि कहां से कहां आपकी फार्मेसी पहुंच गई। तो उसके लिए मैं आपको अलग से एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज पढ़ने का मौका मिला आपसे हमें, और सीखने का भी कुछ चीजें, क्योंकि उसमें कुछ नई चीजें थी, जैसे लासा 1 लासा 2 वाला, और एक्सपायरी में नियर एक्सपायरी और करंट एक्सपायरी और नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी। तो ये कुछ चीजें थी, बहुत सारे और भी नए टॉपिक्स थे उसमें जो हमारी ट्रेनिंग के दौरान भी और अदर जगह भी मिसिंग थे कहीं ना कहीं। तो वो भी चीजें जानने की कोशिश हुई। तो ये फर्क दिखाता है कि एक प्रैक्टिशनर जो उसको कर रहा है इम्प्लीमेंट, उसके व्यूज, उसके आइडियाज, और जो सिर्फ एक चीजों को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए चीजों को बता रहा है, उसमें कितना फर्क आता है, वो चीजें देखने को मिली हमें और सीखने को मिली। तो बड़ा अच्छा लगा आज जो है कि पढ़ाते पढ़ाते आज हमने भी आपसे पढ़ लिया। तो सभी से यही उम्मीद होगी कि इसी तरीके से कुछ नई चीजें करके लेके आए कि ताकि सबको सीखने का मिले और एक बेहतर माहौल तैयार हो हमारे बनारस के लिए, कि एक स्टेट में ही नहीं, एक इंडिया में भी हम आइडियल बने अपने लिए। अब जैसे हमारे चोलापुर के जितेंद्र जी हैं, उसी तरीके से अभिजय जी, जो माइलस्टोन ये लोग रख दे रहे हैं, अब इसको क्रॉस कर पाना आसान नहीं है। बस एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा अभिजय जी, कि ये सब करने के बाद कितना फर्क आया है आपके नेचर में, कल्चर में, फार्मेसी के, कैसा लग रहा है अब जब इतनी चीजें आपने इम्प्लीमेंट कर ली हैं तब? बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि मैंने जितना किया अभी कम है। बहुत सारे गैप हैं जिसमें हम लोग 100% का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इसमें से एक भी पॉइंट जो गैप रह जाएगा वो छोटा नहीं है, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जब तक 100% नहीं हो जाएगा तब तक हम पूरी तरह न सेफ हैं और न ड्यूटी और काम करने में न आनंद आएगा। पेशेंट को भी अच्छा लगना चाहिए, हमें भी अच्छा लगना चाहिए, और पूरा एनवायरमेंट हॉस्पिटल का अच्छा रहे। तो ये उसके लिए बड़ा बेहतरीन चीज है, बहुत बढ़िया टूल है। कह रहे हैं कि बैकग्राउंड में हीरो तो अभिजय जी थे, लेकिन डायरेक्टर आप ही थे। नहीं सर, ये लोग बहुत, जैसे एनक्वास सर एक अकेला का काम नहीं है नहीं सर, नहीं, वो तो टीम वर्क है, नो ये टीम डाउट, सब वर्क हम है। लोग तो टीम। ये लोग, हमारा जो यहाँ दुर्गा कुंड का टीम है, बड़ा टचवुड बहुत अच्छा है। आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट, सबसे बेहतरीन चीज लगी कि पूरी चेकलिस्ट आप लोगों के द्वारा पढ़ी गई, और जो भी पीपीटी शेयर की गई, चाहे वो चोलापुर के जितेंद्र जी की थी या अदर फार्मेसी साहब की थी, तो उनको भी आप लोगों ने देखा, कंपैरिजन किया, कॉपी पेस्ट करने के बजाय उन चीजों को और बेहतर करने की कोशिश की। तो ये चीज सबसे पॉजिटिव है। और एनक्वास से लोग चेकलिस्ट से ही सबसे ज्यादा भागते हैं, और चेकलिस्ट में ही सब कुछ है। जिस तरीके से चेकलिस्ट को आपने सिंप्लीफाइड करके पीपीटी में डाला, कौन कौन से पॉइंट जो है वो किस तरीके से पिक्टोरियल होंगे, कौन से डॉक्यूमेंटेशन वाले होंगे, कौन सी चीजें होंगी, वो चीजें किया, यही एनक्वास है आपका। जैसे अभी डबल लॉकर वाला एंड लॉक एंड की वाला एक कॉन्सेप्ट को उन्होंने सारे डिपार्टमेंट से खंगाल के निकाल के एक जगह रखा और कंपैरिजन कर लिया, डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो गया। अब वो एक माइलस्टोन तय हो गया कि किसी को भी बताना हो, किसी को भी कहना हो, तो वो चीज क्लियर है कि डबल लॉकर कहाँ पर होगा और लॉक एंड की क्या होगा, और इसका लॉक एंड की का क्या मतलब है, डबल लॉकर का क्या मतलब है, वो बिल्कुल कंफर्म है। अब वो जिंदगी भर किसी फार्मासिस्ट को नहीं भूलने वाला है। तो वो आसानी से इम्प्लीमेंट कर ले जाएगा उन चीजों को।
कि जब डिपार्टमेंट में वो जा रही है तो 10-20 गोली 50 गोली जा रही है, उसका कंजप्शन का रिकॉर्ड भी दिखाना है। लेकिन जब स्टोर में है तो वहां पे हजारों की संख्या में है, तो वहां पर मिसयूज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो वहां पे डबल लॉक में है, यानी कि 2 लोग होंगे उसके मालिक, और बगैर दोनों की रजामंदी के उसका ताला नहीं खुल सकता। तो ये चीजें हैं। किसी को कुछ फार्मेसी से रिलेटेड सवाल करने हो तो कर ले, और नहीं तो फिर अभी जी अभिजय जी को थैंक यू के साथ फिर क्लोज किया जाए, कि आज का उन्होंने दिन बना दिया हम लोगों का। अभिजय जी तैयार रहिएगा, हो सकता है सीएमओ सर से बात करें तो फिर एक दिन आपको फिर से नहीं, पीपीटी प्रेजेंट करनी पड़े। तनवीर जी अच्छा सर बस आपको थैंक यू बोलना था कि आपके मार्गदर्शन में इतना बढ़िया हो रहा है दुर्गा कुंड में। अभी मैं 10 मिनट पहले निकल आया हूँ, क्योंकि सामने घाट में एक डिप्टी सीएम आ रहे हैं फूड का, तो वही फूड इंस्पेक्शन के लिए मैं आया हूँ, तो वहीं से मैं ठीक जुटा ठीक हूँ। सर। लेकिन वहां से भी जुड़े हुए हैं। ठीक, ठीक सर, फिर धन्यवाद। आज की क्लोज कर रहे हैं हम लोग। तनवीर जी, इसमें तो स्पेशल थैंक्स तो आप ही को है, क्योंकि मैं आप ही से हमेशा पूछता रहता हूँ कैसे क्या। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर कोई हम भी तो बता ही कैप्टन, रहे हैं ना कि आज तो हमें खुशी हो ही रही है, नो डाउट। कोई दिक्कत नहीं, आज हमें सबसे ज्यादा खुशी हो रही है, इतना बेहतरीन प्रेजेंटेशन था। नहीं नहीं, हमारे यहाँ के स्टाफ वगैरह सारे लोग और डॉक्टर्स भी बड़े बढ़िया है। ठीक है। हाँ सर, ये शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुर्गा कुंड वाराणसी से हम लोग बोल रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी का हम लोग पीपीटी प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं। सर पीपीटी थोड़ी लंबी है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ये 40 वर्ष पहले सर ये मैटरनिटी होम था इसमें, तो लगातार कई नई सुविधाएं यहाँ बढ़ती गई हैं और पेशेंट लोड भी बढ़े हैं। तो हम धीरे धीरे कई सारी चीजों को हम लोगों ने इम्प्रूव किया है, तो इसमें दिखाने की कोशिश करें सर। सर जब भी हम फार्मेसी की बात करते हैं तो एक बार हम फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया इनकी बात करते हैं, प्रोफेसर महादेव लाल सराफ। इन्होंने इंडिया में फार्मेसी को इनिशिएट किया था एजुकेशन को, और ये बीएचयू से इन्होंने इसको शुरू किया था। तो एक बनारस में जब भी प्रेजेंटेशन होता है, फार्मेसी की बात होती है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एक बार इनको हम लोग याद करते हैं और इनकी प्रेरणा से हम लोग फार्मेसी को बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करते हैं। सर नेक्स्ट। सर इनक्वास की अगर बात करते हैं तो ये हमारा फार्मेसी कार्ड है, और इसमें 8 एरिया ऑफ कंसर्न है, जिसको अलग अलग हमने अपने सेल्फ असेसमेंट का स्कोर इसमें डाला हुआ है। तो इसमें सेल्फ असेसमेंट में हम लोग 94% अभी तक अचीव कर पाए हैं, और इसमें लगभग 6% अभी हमारा गैप है। उस पर हम लोग एनालिसिस करते हैं और उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। ये जो 94 है, इसको भी हम लोग बचाए रखने का प्रयास करते हैं। इसमें कुछ चीजें चेंज होती हैं, कभी कभी हम माइनस में जाते हैं, फिर उसको रिकवर करते हैं। तो इसको सर आगे देखेंगे। सर नेक्स्ट। सर ये सर्विस प्रोविजन है, और चूंकि इस स्लाइड में कुछ पेशेंट राइट की चीजें भी है, तो उसको भी हमने इसमें डाल दिया है। तो सर्विस प्रोविजन में ये हमारा दवा वितरण है, 8 बजे से 2 बजे तक का ये डिस्पेंसरी है ओपीडी टाइम में, जो इनक्वास में मैंडेटरी है। और चूंकि फार्मेसी ये पेशेंट राइट की एक बात आती है कि ये टाइमिंग उसमें डिस्प्ले होना चाहिए, और जो साइनेज है वो लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए। तो ये सर ये हमारी हिंदी में और लोकल लैंग्वेज में ये साइनेज है। ठीक सर। सर ये डायरेक्शनल साइनेज हैं, ये भी हमारे लोकल लैंग्वेज में हैं और एरो के साथ हैं, ताकि पेशेंट सुविधापूर्वक अपने डिस्पेंसरी काउंटर तक पहुंच सके। और ये बड़े बड़े अक्षर में ये सब लिखा हुआ है, ताकि मरीजों को दिक्कत हो। सर हम बताना चाहेंगे कि अभी आगे एक स्लाइड में दिखेगा, अभी जब हम काउंटर के पास जाते हैं तो वहां पर कुछ चेयर लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ पानी पीने की व्यवस्था भी है। तो सर ये आगे एक स्लाइड में हम लोग देखेंगे। ये हमारी ईडीएल लिस्ट वहां पर जो डिस्प्ले होती है, तो इसमें सारे दवाओं की सूची है और इसकी अवेलेबिलिटी है। हम लोग हर सोमवार को इसको अपडेट भी करते हैं, और नीचे उस पर डेट डाल देते हैं। सर नेक्स्ट। ये हमारा वितरण कक्ष है, वितरण डिस्पेंसरी का बाहर से लुक है। इसमें अलग अलग हम लोगों ने क्यू तो बनाया है, लेकिन चूंकि अभी हमारी फार्मेसी फिर से एक नई जगह शिफ्ट हुई थी, तो इसलिए अभी इसमें हमें सेपरेटर लगाना, उसके सारे काम चल रहे हैं, और बहुत जल्दी सेपरेटर भी लग जाएगा।
फिलहाल अलग अलग 2 काउंटर बने हुए हैं, महिला के और पुरुष के। सर नेक्स्ट। सर स्टोरेज की बात आती है, हमारे फैसिलिटी में फार्मेसी का स्टोर क्या क्या हम स्टॉक करते हैं, तो इसके कुछ पिक्टोरल अभी लगा हुआ है। पहले हम लोगों ने ऊपर छत पे एक स्टोर बनाया हुआ था, तो चूंकि एक नई यूनिट वहां पर स्थापित हो गई है, डायलिसिस यूनिट, तो एक नया स्टोर हम लोगों ने बनाया फिलहाल। लेकिन पेशेंट लोड को देखते हुए एक और स्थान हम लोगों ने शुरू किया है उसको स्टोर बनाने का। लेकिन अभी जो हमारे पास जो फिलहाल है भंडार कक्ष, एक 26 नंबर कमरा है, और इसका बाहर से लुक है, एक अंदर से लुक है। इसके और भी पिक्टोरल कुछ आगे आएंगे सर नेक्स्ट। नेक्स्ट सर ये डिस्पेंसरी हमारी है, जहां से ओपीडी पेशेंट को दवाइयां डिस्पेंस की जाती हैं, और कुछ चीजें जो बाद में अभी आएंगी, हमें नियर बाई एक्सपायरी का हमने एक बोर्ड लगाया हुआ है, एक डिस्प्ले लगाया है जिसमें हम अपने 5 प्रिंसिपल की बात लिखते हैं। हमारे सारे इंडेक्स दवाइयों के यहाँ पर डिस्प्ले लगा हुआ है, जिसका छोटा सा हिस्सा यहाँ दिख रहा होगा। सारी दवाइयां यहाँ पे आसपास रखी हुई इस ढंग से एल शेप में रखी हैं, ताकि हमारा एक्सेस आसानी से हो, और इसमें लासा का फॉलो करते हुए आगे स्लाइड में दिखेगा। सर नेक्स्ट। जिसके बाहर से व्यू और अंदर का एक व्यू हम लोगों ने डालने का कोशिश किया है। ये हमारे पास कंज्यूमेबल्स का एक अलमीरा है, इसमें हम अलग से सामान रखते हैं, उसका लेबल लगा हुआ है, और इस तरह से इसका हम स्टॉकिंग करते हैं। सर ये हमारे इक्विपमेंट के स्टॉक हैं, जो सामान हम यूज में बाद में आएगा, हम अपने पास अगर स्टॉक करते हैं तो यहाँ पर रखते हैं। एक अलग अलमीरा है इसका इक्विपमेंट का। और सर हम लोगों ने टेम्परेचर मॉनिटरिंग जितने जितने स्टोरेज जगह पे है सब जगह पे लगा दिए हैं। वो पिछली बार विजिट में ये गैप था, इसको हम लोग तुरंत मंगा चुके हैं, और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों का मैक्सिमम और मिनिमम का वो आगे की स्लाइड में आएगा, हम उसका लॉगबुक मेंटेन करते हैं, और टेम्परेचर मिनिमम मैक्सिमम कितना था, ह्यूमिडिटी मिनिमम मैक्सिमम कितना था, और इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि ये हमारा नॉन स्टॉप रेगुलर प्रैक्टिस में रहे। सर नेक्स्ट। हमारे लिनेन का स्टॉक है, अभी इसमें थोड़ा कुछ गैप है जिसको हम लोग दूर करेंगे, और हम लोगों ने लिस्टिंग किया है। सर नेक्स्ट। ये हमारी स्टेशनरी का एक अलग अलमीरा है, इसमें जितने स्टेशनरी के सामान आते हैं, इस बीच A4 साइज पेपर का खर्च बढ़ गया है, और रजिस्टर्स हैं, पेन वगैरह, स्टेपलर, जो भी स्टेशनरी के रिक्वायरमेंट है। अभी नीचे के रैक में वो फाइलें भी रखी हुई हैं, तो ये हमारा स्टेशनरी का एक अलग डेडिकेटेड अलमीरा है। सर ये क्लीनिंग आइटम है, ऐसा ये थोड़ा पाँच है जरूर, और चूंकि ये इसमें हमारे स्वीपर काफी इसमें जाना आना होता है, तो वो बार बार क्योंकि स्वीपर बदल जा रहे हैं, इसलिए तो अभी हमें मेंटेन करना है। एक बहुत छोटा सा कमरा है, एक कक्ष है, और उसमें सारे क्लीनिंग आइटम पॉकेट से लेकर ड्राई मॉप और वेट मॉप, ये सारे सामान हम लोग इसमें रखते हैं। सर ये हमारा हॉस्पिटल ईडीएल है, 149 दवाओं को हम लोगों ने चिन्हित किया था जो हमारे यहाँ यूज में है, और उसकी जो ड्रग एंड थेरापेटिक कमेटी है, उसकी बैठक में ये डिसाइड किया गया था कि इन दवाओं को हम हॉस्पिटल के ईडीएल में लेंगे, और इसकी अवेलेबिलिटी लगातार मेंटेन करेंगे। सर नेक्स्ट। सर ये इनपुट में हम आते हैं, इनपुट की एक लिस्ट है जिसके पिक्टोरल आगे आएंगे। हमारे पास सर्कुलेटिंग एरिया फॉर इजी मूवमेंट ऑफ स्टाफ, ड्रग एंड कार्ड्स, इन सब चीज के को ध्यान में रखा गया है। एडिकेट नंबर ऑफ ड्रग डिस्पेंसिंग काउंटर एज पर लोड, तो हमारे यहाँ बहुत लंबी लाइन नहीं लग पाती है,
कोशिश करते जनरली 8-10 तक ही, अगर पीक आवर की बात अगर करें 8-10 या इसके आसपास ही लोड हो पाता है। हमारे पास यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ गुड्स इन फार्मेसी ऐसा व्यवस्था किया गया है कि जो दवाइयां आ रही हैं उसके रिसीविंग के काउंटर अलग हों, दवाओं को एज पर वाउचर और उसके डिस्क्रिप्शन के अनुसार वो दवाइयां हैं कि नहीं। जी सर। यस सर, है। हाँ, आगे चलते हैं, आगे समय चलिए सर। काफी लगेगा। ये उस फार्मेसी का एक लुक है जिसमें एक अलग काउंटर है जहां से हम अपने फार्मेसी के स्टॉक को भी देखते हैं, हमारी रिसीविंग का डिटेल, हमारे डॉक्यूमेंट को देखते हैं, और दूसरी तरफ वो जो पीछे से चेयर दिख रहा है वो डिस्पेंसरी का प्लेस है, जिसका अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पिक्चर देखा था। वहां पर टेम्परेचर का आगे आएगा। हाँ सर, ये सर जो बता रहे थे अभी, यहाँ से हमारे काउंटर का लुक दिख रहा है, ये बहुत पर्याप्त स्पेस है और उसके बगल में एक चेयर तो लगा हुआ है। कभी अगर आवश्यकता पड़ता है तो दूसरी तरफ कुछ चेयर और भी हमारे पास हैं, अगर आवश्यकता पड़ता है तो हम चेयर बढ़ा देते हैं, क्योंकि इसी में दूसरे एंड पर वो वैक्सीनेशन काउंटर है, तो वहाँ कभी कभी बच्चे और महिलाएं बढ़ जाती हैं, तो हम वहाँ ज्यादा मात्रा में चेयर रखे हुए हैं। लेकिन एक चेयर से जनरली काम चल जाता है, पेशेंट लाइन में लग के जल्दी दवा लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ा तो चेयर है। पीछे सर, इसके पीछे वाले साइड में पानी का व्यवस्था है। सर 6 महीना पहले यहाँ पे एक ओपन एरिया था और वो मतलब बहुत अच्छा नहीं था लुक उसका, कूड़ा जैसा था। इसको सीएमओ सर ने के प्रयास से एक बड़ा सुंदर इसका स्वरूप दिया गया है और इसका यूज हो रहा है। तो ये बड़ा तो इसका हम लोग यूज कर पा रहे हैं। हमारे पास जिसमें फार्मेसी का एक काउंटर मिल गया, स्पेस मिल गया, भरपूर पेशेंट अगर हमको थोड़ी देर के होल्ड करना पड़े कुछ देर के लिए, हमारे पास पर्याप्त स्पेस है, पर्याप्त चेयर लगा सकते हैं। इसी में एक तरफ ड्रिंकिंग वाटर का एक काउंटर बना हुआ है जहां से आरओ वाटर हम भी यूज कर सकते हैं, पेशेंट भी अगर चाहे तो यूज कर सकते हैं। इसमें दूसरे एंड पे वो दिखता है। सर नेक्स्ट प्लीज। सर ये इसका पिक्टोरियल आगे आएगा, हमारे पास इन चीजों के स्टॉक हैं। ये फिजिकल सेफ्टी एंड फायर सेफ्टी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें अगर फिजिकल सेफ्टी की बात करते हैं तो नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स और प्रॉपरली सिक्योर। तो ये हमारे जितने अलमीरा हैं, टेबल हैं, वो इस ढंग से हैं कि कभी भी हिलने डुलने पर या आसानी से, मतलब उसको कोई हिलाना या गिराना नहीं कर सकता है, वो पूरी तरह फिक्स हैं। हमारे पास कोई जो है टेम्पररी कनेक्शन नहीं है, कोई लूजली हैंगिंग वायर नहीं है। इसका हमने ऊपर का भी एक पिक्चर डालने का कोशिश किया है। और हमारे जो जो खिड़की है, वो खिड़की में मस्कीटो का वो जो मच्छर वाला जो मैश होता है वो लगा हुआ है। ध्यान से देखेंगे तो इसमें पिक्चर में दिखेगा। और जो फ्लोर है उसका भी इनक्वास में जिक्र होता है। फ्लोर हमारा मतलब मेंटेन है, नॉन स्लिपरी भी है और हार्ड है, एसिड रेस, मतलब ये सारी चीजें जो इनक्वास का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो मेंटेन है। नेक्स्ट सर, ये फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर लगा हुआ है और इसका ट्रेनिंग वगैरह हम लोगों ने किया हुआ, हमारे सारे स्टाफ ने इसका ट्रेनिंग किया है। तो जो अगर आग की कंडीशन होती है तो उसके बचाव के लिए कुछ उपाय हमारे पास हैं और हमारे स्टाफ स्किल्ड है इसके लिए। सर ये हमारा स्टॉक मैनेजमेंट का चीज है, जिसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात है, रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स, प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट, ये सब हमारे ड्रग एंड थेराप्यूटिक कमेटी के माध्यम से मैनेज किया जाता है। हमारे स्टाफ स्किल्ड है इसके एस्टिमेशन के लिए। हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हमारा बफर स्टॉक क्या होना चाहिए, हमारा कंजम्पशन क्या है और हमारा इंडेंट क्या होना चाहिए, इन चीजों को हम लोग फार्मेसी में मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। सर इश्यूज तो कई सारे हैं। अभी हम लोगों ने कुछ प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट किया हुआ है, उसका आगे पिक्टोरियल मिलेगा। उसमें एक कैपिटल लेटर की समस्या अभी तक समस्या आ रही है। दूसरी चीज कि जो पेशेंट को कई सारे जो एडवाइस देने होते हैं उसको हिंदी में लिखना है, यानी उसकी भाषा में जो उसको वो समझ पाए। तो इस तरह की चीजें हैं। कुछ पॉइंट तो हमारा ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन होने से बहुत बढ़िया हो गया, पेशेंट का नाम, उसका एज, उसका
मतलब कई सारी चीजें वो तो प्रिंटेड होती हैं तो क्लियर होती हैं, लेकिन अभी आगे के पिक्चर में देखेंगे उसमें प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट में ये सब चीजें हैं, दिक्कतें हैं। ये हमारी ड्रग एंड थेराप्यूटिक कमेटी गठित हुई थी, ये पिछले साल जून माह में वो गठित हुई थी। जब वो गठन हुआ था, उसका एक लेटर था, उसको हमने इसमें डाल दिया है। और जो इसका प्रोटोकॉल होता है वो रजिस्टर में, जो हमने ड्रग एंड थेराप्यूटिक कमेटी का रजिस्टर बनाया जिसका पिक्चर यहाँ दिख रहा है, उसी रजिस्टर में एक साइड में उसको चस्पा किया हुआ है, ताकि हमेशा हमारे कमेटी के ध्यान में रहे कि हम कौन है, हमें करना क्या है, कमेटी का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। 8 पॉइंट इसमें डिस्क्राइब है जिस पर हम काम करने की कोशिश करते हैं। बैठकों में उसके मिनट्स भी आगे सब दिखेंगे। सर नेक्स्ट। बाद में चेंजेस जो होते हैं तो वो समय समय पे जो होते हैं वो भी हम उसी पेज पर लगाते चले जाते हैं। तो अभी जब गठन हुआ था, जब जब गठन हुआ था तो उस समय इसके अध्यक्ष प्रोटोकॉल के अनुसार डॉक्टर सोनल त्रिपाठी थी, लेकिन समय के साथ कुछ चेंजेस हुए तो आज के समय में इसके अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण हैं और वो लेटर उस रजिस्टर में लगा हुआ है। सर प्लीज। तो हमारी जो ड्रग एंड थेराप्यूटिक कमेटी है, हम लोग बाकायदा एक लेटर बनाते हैं सभी सदस्यों के नाम से और उसमें सबसे नोट कराते हैं। उसमें बैठक का समय, स्थान उसमें लिखा रहता है और इस तरह से ये जो कमेटी के जो सचिव हैं उनकी तरफ से और अध्यक्ष की अनुमति से ये जारी होता है। इस तरह से हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। जब बैठक का हमने लेटर दिया है तो उस डेट में हमने बैठक किया, ये उस बैठक की मिनट्स का पेज इसमें लगा हुआ है दाहिने तरफ। तो उसमें आप देख पाएंगे कि ये जो प्रोटोकॉल में जो बातें हमारी जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है उससे रिलेटेड कुछ विचार हुए हैं और उस पर कुछ निर्णय हुए, वो सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा समय लगेगा लेकिन वो है सब विजिबल है। हाँ सर, ये प्रैक्टिकली एक समस्या आती है। बैठक होती है तो बैठक में एक हमने ये महसूस किया है कि एक व्यक्ति मिनट्स लिखने के लिए अलग से होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति विचार करता है उसका ध्यान उसका मीटिंग के सब्जेक्ट पर ज्यादा होता है और वो बातें नोट नहीं हो पाती। तो बाद में जब तक कोई व्यक्ति बैठ के उन बिंदुओं को नोट करता है तब तक मीटिंग जो है वो खत्म हो गई रहती है, तो कुछ लोगों के सिग्नेचर छूट जाते हैं, वो बाद में कराना पड़ता है। लेकिन प्रैक्टिकली जो समझ में आया है कि इसमें बाबू को बैठाना पड़ेगा, जो निर्णय जो बातें आ रही हैं वो नोट करता जाए और मिनट्स लिखता चला जाए, साथ ही सिग्नेचर। जी हाँ, ये एक, हाँ हाँ, इस पर हम लोग आगे करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक सर, कुछ और मिनट्स का यहाँ पिक्टोरियल लगा हुआ है। जब हमने जब हमने प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट की बात की तो उसमें जो पॉइंट्स गाइडलाइन हम लोगों ने पढ़ा, लगभग 52 पेज की गाइडलाइन है। उसमें ओपीडी के प्रिस्क्रिप्शन के लिए एक अलग है, 27 पॉइंट के इसमें बिंदु हैं जिस पर हमें ऑडिट करनी है। आईपीडी के लिए 12 पॉइंट हैं। तो उन पॉइंट्स को हम लोगों ने लिखा है और ये सारे पॉइंट्स ओपीडी में सभी चिकित्सक के पास उपलब्ध कराया गया कि इन इन बिंदुओं पर हमें ध्यान देना है और इन्हीं पर ऑडिट होगी। सर, ये प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट की गाइडलाइन में गुड प्रिस्क्रिप्शन का एक एग्जांपल उसमें था जिसे हमने प्रिंट करके और सभी ओपीडी में भेजा हुआ है। और उसके जो फॉर्मेट है जिस पर इसका ऑडिट होना है उसको हम लोगों ने डिजाइन करके ये बनाया। सारे 27 पॉइंट इसमें आ गए हैं, उसको एनेक्सर डी बोलते हैं और इसी पर हम पूरा स्कोरिंग करते हैं उस महीने की, पूरे हॉस्पिटल के जितने हमारे प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट में सैंपल में आते हैं उन सबको। सर वैसे तो 30 सैंपल की बात कही गई है, लेकिन प्रैक्टिकली अभी हम लोगों ने जब शुरू किया है, पहले तो हम जिस महीना में शुरू किए थे उसमें 3 सैंपल पे ही काम किए, बाद में 20 सैंपल पे काम किया गया। इसको हमें 30 सैंपल तक ले जाना है सर। अभी हम 20 पे ही चल रहे हैं लेकिन 30 तक हमें ले जाना है। इसके पिक्टोरियल कुछ आगे आएंगे सर। जब हम प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट करने जाते हैं तो उसका एक क्राइटेरिया है, उसके इंडिकेटर है, हम कैसे उसका स्कोरिंग करेंगे, उसका फॉर्मूला है। ये हमने गाइडलाइन में देखा और उसको हम लोगों ने एक शीट बनाया, एक्सेल शीट। और उसमें जब हम एक्सेल शीट में उसकी स्कोरिंग भी करते हैं तो उसके पहले वाले शीट पर ये हमारा पड़ा हुआ है, ये लॉक रहता है और इसके आधार पे हम आगे का स्कोरिंग करते हैं।
सर एक एग्जांपल है, ये 20 सैंपल का एक हमारा ऑडिट का पेज है, जिसमें दिसंबर 24 का ये पेज हमने लगाया हुआ है। इसमें 20 सैंपल में जो जो गैप थे वो इसमें स्कोरिंग में दिख रहा है, और टोटल इसका फाइनल जो लागत लास्ट में कॉलम है वो टोटल है, और उसके आधार पे जो फार्मूले के आधार पे जो परसेंटेज निकल रहा है वो परसेंटेज लास्ट में सर दिख रहा है। सर नेक्स्ट प्लीज। सर जब हम ऑडिट करते हैं तो अलग अलग महीने का स्कोरिंग करके वो पेज हम फाइल में लगाते हैं। उस फाइल में नवंबर माह का ऐसे है, दिसंबर का ऐसे है, जनवरी का ऐसे है, तो ऐसे करने के बाद हम एक ग्राफ बनाते हैं। अभी उसमें हम जब ग्राफ बनाते हैं तो अब आगे योजना ये है कि इस ग्राफ को हम अपनी बैठक में, कमेटी की बैठक में रखेंगे और सभी चिकित्सक के सामने रखेंगे कि किस किस बिंदु पर हम इंप्रूव हो पा रहे हैं, किस किस बिंदु पर अभी भी इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर एनालिसिस होगा। तो ये आगे की बैठक में ये विषय जाएगा। तो ये मतलब ऑडिट के बाद उसका जो आउटकम क्या आ रहा है, यहाँ से ये फाइल में ये सब निकलेगा सर। सर ये एनक्वास में एक सीट है जिसमें हर अलग अलग कैटेगरी की दवाओं का स्टॉक अवेलेबिलिटी होना चाहिए, ऐसा उसमें अपेक्षा किया गया। उसमें स्कोरिंग एज पर ईडीएल। तो अभी हमने अपना हॉस्पिटल ईडीएल का एक दिखाया था चार्ट, और उसकी अवेलेबिलिटी सीट वहां लगाते ही है, और साथ में हम काउंटर पर भी उनको रखते हैं, तो पिक्चर के माध्यम से इसको दिखाने का कोशिश किया गया। ये हमने मंथली कंजम्पशन का एक शीट बनाया हुआ। जैसे अगर हम मंथली कंजम्पशन का अगर हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो हम चाहे बफर स्टॉक की बात करें, चाहे डिमांड या इंडेंट की बात करें, हमारा सारा जो है कैलकुलेशन ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आता है। हमने कितना खर्च किया और कितना हमारे स्टॉक में बैलेंस बचा हुआ है, इन सारे के आधार पे हम इंडेंट करते हैं, और इसी के आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि किस दवाओं का कौन फास्ट फ्लो वाली दवाइयां हैं, और किन दवाओं का कितनी मात्रा में हमें ये बनाना है, ये बफर स्टॉक बनाना है। और भी कई जगहों पर इसका यूज होता है। तो ये हमारा मंथली कंजम्पशन चार्ट है, ये सपोर्ट सर्विस डी में आता है। एनक्वास के अनुसार हमारे फैसिलिटी में एक ड्रग डिमांड का, एक रिक्वेजिशन का एक सिस्टम होना चाहिए, जो हम अपने मदर स्टोर से डिमांड कर सकते हैं या ड्रग वेयर हाउस से डिमांड कर सकते हैं। तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो सभी हॉस्पिटल में है। इसको हम रूटीन नियमित रूप से इसके आधार पे डिमांड हम लोग भेजते हैं। उसका एक पिक्चर यहाँ पे डालकर मतलब दिखाने की कोशिश किया गया है, जिसमें अभी लास्ट में जनवरी 25 तक का दिख रहा है। आगे के भी कुछ हैं पिक्टोरल जो डिमांड हुए हैं, जो अभी इसमें स्लाइड में नहीं आता है। ये हमारे रैक्स हैं। पिछली बार विजिट हुई थी तो सीमो सर का एक वो था कि ये एक्सपायरी ऑफ ड्रग जो है वो हमें अलग से लिखना चाहिए। वो बहुत सही चीज था, क्योंकि फिर हम उसको रेगुलर प्रैक्टिस में कर नहीं पाएंगे, बाद में समस्या हो जाएगी। दवाइयों का जो नाम है वो तो फिक्स है, लेकिन एक्सपायरी हमारी बदलती रहती है। तो हम लोगों ने एक स्टिकर मंगा लिया है, जिसमें एक गमिंग पर एक सीट आती है, जैसे A4 पेज होता है, उसमें वो गम वाली भी होती है, मतलब एक तरफ से आप स्टिकर की तरफ से उखाड़ सकते हैं। तो हम पर्याप्त मात्रा में स्टिकर निकाल लेते हैं, जिस दवा का जो डेट ऑफ एक्सपायरी है उसको मेंशन करके, और उसको बड़े आसानी से उसको चिपका भी देते हैं। जब जरूरत पड़ेगा तो थोड़ा सा उसमें वो लगाते हैं, हमारे पास एक वो है नाइफ है, उसको लगाते हैं, बड़े आराम से निकल भी जा सकता है। तो ये हमारी रेगुलर प्रैक्टिस में ये सस्टेन करेगा, ये सर ये एक दिखाने का प्रयास। सर ये हमारी जो प्रोडक्ट सिमिलर नेम डिफरेंट स्टेट की बात इनक्वास में आती है, तो हम लोगों ने अलग अलग रखा। पिछली बार आपका एक सुझाव था कि एमॉक्सिसिलिन 250 mg अगर हमने नीचे वाले रैक में रखा है तो ठीक ऊपर वाले रैक में, पिछली बार आपका सुझाव था कि हमने एक नीचे वाले रैक में 250 mg रखा था, ऊपर वाले में 500 रखा था। तो आपने जैसा बताया था, अब हमने इसका दूरी बढ़ा दिया है। एमॉक्सिसिलिन अलग है 250 mg में, और वही एमॉक्सिसिलिन सेम नेम डिफरेंट स्ट्रेन की दवाई, तो वो अलग रैक में, उसका अलग अलग पिक्चर लगाया है। नेक्स्ट
सर ये लासा का प्रैक्टिस है, इसमें हमने 2 अलग-अलग रैक बनाया है, लासा ड्रग्स के लिए। इसमें जो एक देखने में एक जैसी हो या सुनने में एक जैसी हो, उसको अलग-अलग कैटेगरी में बनाकर और जो उसकी जो लासा 1 से जो लासा 2 वाली जो ड्रग है उसको अलग रैक में रखा है और उसमें यहाँ पे अलग-अलग पिक्चर में दिखाने की कोशिश किया है कि वो अलग-अलग स्थान है, कौन दवा किससे मैच करती है नाम में या सुनने में या देखने में। यहाँ पर हमने नियर बाय एक्सपायरी के लिए 3 अलग-अलग। जी हाँ, जी। हाँ, ये लुक अलाइक साउंड अलाइक मतलब देखने में एक जैसी हैं, दवा अलग-अलग है। अगर देखने में एक जैसी है तो वहाँ एक मिस्टेक हो सकता है और पता चला दवा कोई और मांगा गया था और हमने दे दिया कोई और। हो सकता है पेशेंट लोड से ये प्रेशर में किसी भी हाल में अगर मरीज का नुकसान होता है तो हमारे रहते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए इसमें सावधानी बरतते हुए जो देखने में एक जैसी है उनको हमें डिफरेंट साइड में रखना है, डिफरेंट रैक में रखना है। चाहे हमारे काउंटर की बात हो, चाहे फार्मेसी स्टोर की बात हो, चाहे मेन ड्रग स्टोर की बात हो। ऐसे ही जो सुनने में एक जैसी, जैसे हम बोलते हैं अगर कोई दवा, जैसे आप कोट्राइमोक्साजोल की बात करते हैं और कोट्रिमाजोल की बात करते हैं, तो ये दोनों बिल्कुल अलग दवाइयां हैं और सुनने में एक जैसा होता है। तो पता चला हम 2 लोग हैं, किसी ने कहा जरा कोट्राइमोक्साजोल दीजिए, उसने दे दिया कोट्रिमाजोल दे दिया, पेशेंट को चला गया। तो जो फायदा होना नहीं होगा उल्टे नुकसान होगा। तो एक फार्मासिस्ट के रूप में हमारी जिम्मेदारी किसी भी हाल में कोई गलत दवा किसी पेशेंट के पास न जाए। जो 6R की बात हुई थी, वो स्लाइड जो स्लाइड रिपीट हो रहा था उसको मैंने नहीं डाला है। मैंने कोशिश किया है कि हम थोड़ा सा जो नई चीजें छूट रही केवल वही डालें। तो वो 6R में ये आता है, किसी भी हाल में मरीज को गलत दवा न पहुंचने पाए। तो इसके लिए एक लासा है। नेक्स्ट। ये नियर बाय एक्सपायरी की दवाएं हैं। हमने 3 अलग-अलग रैक बनाया है। हम लोग एक बार सोच रहे थे कि इन रैक का हम नाम कैसे लगाएं, लेबल कैसे लगाएं, तो जिस महीने में जो एक्सपायरी है वही लगाएं। फिर जब हम प्रैक्टिस में काम कर रहे थे तो हमें ये समझ में आया कि वो जो महीना चेंज होने के बाद वो रैक तो चेंज हो जाएगा। तो हमारा मेन फोकस ये है कि जो करंट मंथ में है वो कौन सी है, नेक्स्ट मंथ में कौन है वो कौन सी है और उसके बाद जो आने वाला। तो इस तीनों महीनों की दवाओं को अलग अलग रैक में हम रखते हैं। जैसे अगर मार्च चल रहा है तो मार्च का एक अलग रैक में है, जो दवाइयां अप्रैल में एक्सपायर होंगी यानी आने वाले महीने हैं वो ऊपर वाले रैक में। तो इस तरह से नियर बाय एक्सपायरी के लिए एक डेडिकेटेड रैक है। उसमें अलग अलग खाने में ये दवाइयां रखी जाती हैं। ये इसका पिक्टोरियल मिलेगा आगे। इसमें तो वाटर, चूंकि इसमें कुछ समझ में नहीं आया पिक्टोरियल में क्या लगाएं। हमें पानी से अपने फार्मेसी को और स्टोर को अलग रखना है, हीट से भी अलग रखना है। तो इसमें हमारे यहाँ कोई पानी नहीं है, हम अपना पीने का पानी भी कहीं अलग ही रखते हैं और ड्रिंकिंग वाटर हमारे फार्मेसी डिस्पेंसरी के बिल्कुल अपोजिट साइड में है। पेशेंट भी उसको यूज कर सकते हैं और हम भी यूज कर सकते हैं। और इस तरह से कोई दवाई हमारी दीवार से सटी हुई ना हो, इसका हम लगातार ध्यान रखते हैं। अभी हम लोगों ने एक और प्रयास किया है कि कुछ रैक को हम लोग तार से बांध देंगे ताकि गलती से कोई दवा दीवार से सट न जाए। ये एक्सपायरी मैनेजमेंट बहुत बड़ा चैप्टर है। ये फार्मासिस्ट के लिए एक मतलब एक तरह से कहा जाए फार्मासिस्ट की रोल और ड्यूटी का एक जान है। हमारा एक्सपायरी मैनेजमेंट कैसे ठीक होना चाहिए इस पर हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ये हमारा एक्सपायरी रजिस्टर है। एक्सपायरी रजिस्टर का जो फॉर्मेट है जो हम लोग ने बनाया हुआ है वो अगले शीट में दिख रहा है। हर पेज एक मंथ ऑफ एक्सपायरी का होता है। हम कभी भी किसी भी समय अगर कोई दवा लेते हैं तो जिस महीने में उसको एक्सपायर होना होता है उस महीने के उस पेज पे उसकी एंट्री होती है। अब जैसे एक एग्जांपल के रूप में फरवरी माह 2025 में जो दवाइयां आने वाली थी, एक्सपायर होने वाली थी, इसकी एंट्री बहुत पहले हो चुकी थी। जब दवा आई थी एंट्री हो गई थी, लेकिन इस पेज में तो हमें एक्सपायरी का पता चलता है कि किस किस महीने में कौन कौन सी दवाइयां एक्सपायर होने वाली हैं और उसकी कितनी बची हुई मात्रा है। हम नियमित तौर पे इसका विजिट करते हैं और देखते हैं कि दवाइयां जो उस समय हमने डाला हुआ था इसमें आज के डेट में कितना है। फिर अगले 3 महीने के बाद या एक अंतराल पे करते हैं तो उसके बाद कितनी बची हुई है। हम आज के डेट में अगर देखना चाहें तो अगले 3 माह में कौन कौन सी दवा किस किस महीने में एक्सपायर होने वाला है उसको पता चलता है।
कभी कभी क्या होता है, हम मंथली कंजम्पशन से जब मिलाते हैं तो पता चलता है कि जो दवाई अगले 3 माह में एक्सपायर होने वाला है और वो तो हमारे कंजम्पशन से ज्यादा बचा हुआ है। कई बार ऐसा होता है, जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हमने लगाया हुआ है, एक सिफोटैक्सिन इंजेक्शन था। डॉक्टर सारिका मैम इसको ज्यादा यूज करती थी और अलग अलग डॉक्टर का फेवरेट एंटीबायोटिक अलग अलग होता है कई बार, तो वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक था। लेकिन बाद में ये पता चला कि उसका कंजम्पशन घट गया है और हमारे पास स्टॉक ज्यादा है, तो उसकी एक्सपायरी मतलब बाद में अभी थी, इसकी एक्सपायरी अभी इसमें क्या है, हाँ ये फरवरी माह में हम लोगों ने ध्यान दिया कि ये अप्रैल में जो एक्सपायर होने वाली है उसका कंजम्पशन नहीं हो पाएगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा ये मतलब अगर दवाई एक्सपायर होने वाली है तो ये समाधान नहीं है कि उसका हम खर्च बढ़ा दें और ज्यादा से ज्यादा मरीजों को वो दे दें। दवाओं का सही यूज होना चाहिए और सही व्यक्ति को होना चाहिए, और इसलिए नहीं कि मेरी दवा एक्सपायर हो रही है तो हम कंजम्पशन बढ़ा के, हमारी दवाओं के लिए भी बेहतर नहीं है और उस पेशेंट के लिए भी ठीक नहीं हुआ कि जो दवा उसको जरूरत नहीं था फिर भी हमने उसको एडवाइस किया और उसको हमने खपाया। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको हम अलग अगल बगल के उस हॉस्पिटल से बात करते हैं जहां इसका कंजम्पशन हो सकता है। तो ये दवा बाकी सीएससी या बाकी पीएससी पर नहीं हो सकता था। हम लोगों ने मंडलीय जिला चिकित्सालय में बात किया कवि चौरा में, और उनसे पता चला कि संजोग से उनके पास इसका स्टॉक खत्म होने वाला था, उनको डिमांड करना था। तो बड़ा बढ़िया हो गया, हमने तुरंत लेटर बनाया और उनके पास भेजा। उन्होंने कहा कि आप एक लेटर ऐसे बनाकर भेज दीजिए, हम दवा ले लेंगे और हमारे यहाँ बड़ा कंजम्पशन हम खर्च कर डालेंगे, हो जाएगा, हमको जरूरत भी है। तो इस तरह से हम एक्सपायरी मैनेजमेंट करते हैं। कुछ और चीजें हैं जो आगे एक स्लाइड में आएंगी। ड्रग एंड थेरापेटिक कमेटी के अनुसार हमारा दवाओं का रेशनल यूज होना चाहिए, मतलब दवाओं के तार्किक और उचित उपयोग होना चाहिए। अगर हमारे पास नियर बाई एक्सपायरी की दवाइयां हैं तो उसकी जानकारी हमारे ओपीडी में और आईपीडी में होना चाहिए। हमारे जितने पेशेंट केयर एरिया है और जहां कंजम्पशन पॉइंट है, तो हम लोग करते क्या है कि अगले 3 माह में जो जो दवाइयां एक्सपायर होने वाली हैं और जितनी मात्रा में हैं, उसकी हर महीने के पहले दिन एक लिस्ट बनाते हैं और ओपीडी में सभी ओपीडी के पास डॉक्टर के पास हम रख देते हैं। अभी पिछली बार सीमो सर आए थे तो उनका एक सुझाव बड़ा बढ़िया था, जो आप सर आपने ये कहा था कि एक हमें टेबल ग्लास एक रखना चाहिए जिसके अंदर वो ग्लास के अंदर ये सीट हम रखे रहे। वैसे तो आपने सर ईडीएल के लिए कहा था, लेकिन ईडीएल भी और इसको भी हम हमेशा रखेंगे ताकि हर समय डॉक्टर के सामने पता रहे कि हमारी कौन कौन सी दवाइयां हैं और कौन कौन सी नियर बाई एक्सपायरी दवाइयां हैं। तो अगर हमारा यूज हो सकता है तो यहाँ पे यूज हो सके करे, तो इसका एक प्रैक्टिस है। सर सर ये हमारा फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन है। फिजिकल स्टॉक, ये सर कोई सर डॉक्टर राजेश, हाँ फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन का प्रैक्टिस, सर वापस आए जरा प्लीज। फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन का प्रैक्टिस हम लोग काफी समय से कर रहे हैं। हर महीने के लास्ट में हम स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं, मतलब फिजिकली हमारे पास कितना स्टॉक है और हमारे स्टॉक बुक से कितना स्टॉक है। कभी कभी क्या होता है कि कोई डिस्क्रिपेंसी हो जाती है, तो डिस्क्रिपेंसी हो जाती है जब हमारा ध्यान जाता है तब हम देख पाते हैं कि ये उसका कई सारे कारण हो सकते हैं। और हो सकता है इसमें जब डिस्क्रिपेंसी होती है तो पता चलता है कि कोई दवा हमारी किसी दूसरे कारण में पड़ी रह गई हो किसी कारण से, और पता चला कि अगर हमारा ध्यान उधर नहीं गया वो दवा बाद में जाकर एक्सपायर हो जाएगी। तो उस डिस्क्रिपेंसी के माध्यम से हम उसको ढूंढ लेते हैं, उसका उपयोग भी हो पाता है और हमारा दवाओं का स्टॉक का मैनेजमेंट भी अच्छे से होता है। तो ये एनक्वास का भी डिमांड है कि हम रेगुलर फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं कि नहीं करते हैं। सर उसकी एक सीट है। ये बफर स्टॉक की बात आती है, बफर स्टॉक हम वैसे ही करते हैं और हमारे पास मंथली स्टॉक का एक सीट होता है, उससे हम कैलकुलेट करते हैं। उसमें एग्जाम्पल भी पड़ा हुआ है, बड़ा सुंदर चोलापुर में उन्होंने बड़ा सुंदर से दिखाया था, इसका एग्जाम्पल दिखा के मतलब उसके फार्मूले से
तो ये चीज हमने चोलापुर से भी लिया है, लेकिन चीज वही है, फार्मूला वही है, हर जगह वही प्रैक्टिस में है, लेकिन इसका जो सोर्स ऑफ डेटा है वो हमारा मंथली कंजम्पशन है, उसी से हम ये कैलकुलेट कर पाते हैं कि हमारी दवाओं का अगले महीने के लिए या अगले एक हफ्ते के लिए क्या बफर स्टॉक होना चाहिए। सब नेक्स्ट। एक बात आ रही थी स्टॉक आउट का, ये जनवरी माह का हमने बनाया है, और अभी एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि नमूना की तरह से ये स्टॉक आउट कैलकुलेशन के लिए जब तक हम सॉफ्टवेयर में नहीं जाएंगे वो हो नहीं पाएगा, रजिस्टर में हो नहीं पाएगा। हमने पूरी दवाओं की लिस्ट ली है, ये पहला वाला पेज है, शुरुआत का पेज लगाया और आगे की सीट में एक पेज, लास्ट वाला पेज भी लगाया है, दवाओं की पूरी लिस्ट है, और उसके साथ महीने के पहले तारीख को स्टॉक था कि नहीं था, दूसरे तारीख को था कि नहीं था, अगर किसी डेट में अगर स्टॉक नहीं था तो उसको हम 0 कैलकुलेट करते हैं, जिस दिन है उसको हम 1 करते हैं। इस तरह से लास्ट में जो टोटल सीट है वहां पर उस महीने में कितने दिन उस दवा की अवेलेबिलिटी रही, और ये अलग अलग दवाओं की अवेलेबिलिटी के साथ साथ लास्ट में आगे की सीट में देखेंगे कि हम टोटल अवेलेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। फिर वहां से एक फार्मूला हम लोगों ने बनाया हुआ है, जो संभवतः वही फार्मूला प्रिस्क्राइब भी होगा, वो देखेंगे साथ सब नेक्स्ट में आए पेज 2 में। यहाँ एक नीचे आप देखेंगे फार्मूला बना हुआ है, तो इस फार्मूले के तहत हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी स्टॉक अवेलेबिलिटी टोटल कितनी थी, और फिर हमारा जो स्टॉक आउट था वो कितना था। अगर कोई दवा स्टॉक आउट हुआ है तो ये टोटल उसमें पूरा डिस्क्राइब हुआ है कि कौन कौन सी दवा कितनी महीना में, मतलब महीने में कितने दिन स्टॉक आउट था, और टोटल हमारा स्टॉक आउट का रेट क्या है, ऐसा हमने लगाया। सर तनवीर सर, एक बार आप कंफर्म करेंगे कि ये जो फार्मूला हमने बनाया वो सही है कि नहीं? ठीक सर, धन्यवाद सर। नेक्स्ट, ये कुछ डिस्प्ले जो हम वहां पर लगाए हुए हैं वो चीजें जिसकी बात पहले हो चुकी है। 5 प्रिंसिपल ऑफ फार्मेसी है, ये फीफो, लिफो, लासा, वेट, गैप, ये सारी चीजें, कई सारी चीजें रिपीट हो चुकी हैं, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। इसमें फीफो की बात है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो की बात है लेस इन लाइफ फर्स्ट आउट, लासा की बात अभी हो चुकी है, वेट की बात अभी नहीं हो पाई थी, वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल ड्रग, इन सारी दवाओं की हम लिस्ट अपनी फाइल में बनाकर रखे हुए हैं। गैप है, हम एनालिसिस करते हैं कि हमारा जो है दवाओं का रिक्वायरमेंट क्या है, और खर्च के अनुसार जो बात आई थी उसमें 80% की बात आई थी, तो मेरे ख्याल से मेरे पास जो डेटा था, जो जानकारी थी, वो ए टाइप आइटम के लिए 70% का एक कैलकुलेशन है, बी टाइप का 20% और सी टाइप का 10% है। ये हमारी डबल लॉक का एक रैक है, इसमें नारकोटिक की दवाएं होती हैं, और नारकोटिक दवाओं की हमारी लिस्ट वहां पर लगा हुआ है, उसकी एक्सपायरी लगी हुई है। और अभी एक चीज अभी भी इसमें गैप है, जिसमें एक्सपायरी की बात तो आ रही थी, तो एक्सपायरी अलग से लगाने के लिए हम स्टिकर अभी जहां नहीं लगा पाए हैं, लेकिन स्लाइड में नहीं लगा दिखा पाए हैं, लेकिन हम लोगों ने प्रैक्टिस में इसको कर दिया है। सर एक सीट बगल में दिख रही होगी, एक बार बात आई थी नारकोटिक्स में अलग अलग, जैसे आईपीडी, ओटी और इमरजेंसी या अन्य डिपार्टमेंट्स की बात आ रही थी कि वहां नारकोटिक्स का नाम क्या है, उसमें होना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए। एक बहुत बड़ा समस्या, मतलब कई लोग परेशान थे कि इसमें करना क्या है। तो मैंने चेकलिस्ट में सारे डिपार्टमेंट का चेकलिस्ट पूरा पढ़ा, और सब में मैंने नारकोटिक में क्या उसमें रोल दिखाया कि उसको मैंने फिल्टर करके एक सीट बनाया हुआ है। इमरजेंसी में नारकोटिक को क्या करना, आईपीडी में क्या करना, ओटी में क्या करना, फार्मेसी में ज्यादा रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन एक हमारा डिपार्टमेंट है तो उसमें भी क्या करना है। तो इसमें हम जो देख पाए हैं उसमें यही पाया गया है कि सभी डिपार्टमेंट में नारकोटिक की दवाएं लॉक में रहेंगी, लेकिन फार्मेसी में इसको डबल लॉक के लिए कहा गया है, और उसके रिकॉर्ड मेंटेन होंगे। बाकी जगह रिकॉर्ड के लिए उसमें मेथड ऑफ उसमें नहीं दिखा है, ऑब्जर्वेशन या स्टाफ इंटरव्यू की बात है, वहां से काम चल जाएगा, पास लेवल का तो काम चल जा रहा है, लेकिन फार्मेसी में इसका रिकॉर्ड होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने एक रजिस्टर बनाया हुआ, वो आगे स्लाइड में दिखेगा। सर नेक्स्ट प्लीज। इसमें हम बताना चाहेंगे कि अभी हमने अपने आईपीडी में और जगह बात कर लिया है, जब वहां प्रिस्क्रिप्शन आता जब वहां प्रिस्क्रिप्शन उनके पास आता है तो इसमें इनक्वास का ये करना है कि उस पे एक अलग प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारी दवाओं के साथ जो प्रिस्क्रिप्शन है उसी पर आप डिमांड लेके आएंगे, तो एक अलग प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए,
और उसका जो आपने यूज किया हुआ है उसके खाली रेट। ठीक सर। तो वही है कि अलग प्रिस्क्रिप्शन पे डिमांड होना चाहिए और तब वहां से डिमांड आएगा। और यहाँ पर 1 लाख हमारे पास होता है, यानी हमारे फार्मेसी में होता है, और 1 लाख अधीक्षक सर के पास होता है। ऐसा भी नहीं कि आप जब मांगेंगे तुरंत मिल जाएगा, दोनों लोग की अवेलेबिलिटी होनी आवश्यक है। जब दोनों लोग रहेंगे, दोनों अपनी अपनी चाबी से खोलेंगे, तभी वो दवा हो पाएगा। तो ये जानकारी में सबको है कि मतलब इजी एक्सेस नहीं है, रिक्वायरमेंट है, तो आपको उसके लिए समय से लेना ही पड़ेगा सर। सर ये सेफ ड्रग सिक्योर कंफर्टेबल इन्वायरमेंट ऑफ टू स्टाफ, ये इनक्वास में ये चीजें स्टाफ के लिए भी, दवाओं के लिए भी, पेशेंट के लिए भी और विजिटर्स के लिए भी। तो उसका एक पिक्चर डालकर दिखाने का प्रयास किया गया। सर ये टेम्परेचर कंट्रोल के लिए है। हमारे फार्मेसी में, अच्छा, फार्मेसी में एसी इंस्टॉल है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। फिलहाल अभी जो है, अब ये हम बॉर्डर पे आ रहे हैं, अब हम लोगों ने एसी समय समय बीच बीच में चलाने का कोशिश किया है, शुरू कर दिया है। ये लागू हमने बगल में रखा हुआ है, ये लागू हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर का। उसका एक सीट यहाँ पर फोटो लगा के रखा हुआ है। वो जो दीवार पे एक नया हम लोग मतलब पिछली बार नहीं था, वो हम लोगों ने मंगा लिया, डॉक्टर प्रवीण सर के प्रयास से जल्दी आ गया, और हम लोगों ने इसको लगा दिया, सभी स्टोर के दीवार पे लगा दिया। ये कैमरा हमारे सीसीटीवी कैमरा है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट की बात आती है एयरक्राफ्ट में, तो ये पूरी मॉनिटरिंग होती है, और कभी भी कोई जरूरत पड़ा तो हम इसका बैकअप भी ले सकते हैं। ये एक सेंट्रली इसका एक्सेस जो है सीओ सर के कंट्रोल रूम में भी है, और अपने डेटा में भी बैकअप में भी रहता है। हाँ सर, वो हॉस्पिटल डिटेल जो वहां दिखाया था, तो वो हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है, और कमेटी ने उस पर मतलब उसको साइन किया हुआ है, उसका एक पिक्चर हमने यहाँ पर डाला हुआ है। ये हमारा हॉस्पिटल डिटेल का एक फर्स्ट पेज का और लास्ट पेज का पिक्चर लगाया हुआ है। ये हमारे सर कुछ रजिस्टर्स हैं, कुछ रजिस्टर बाद में बढ़े भी हैं, उसके भी पिक्चर आएंगे, कुछ अभी पिक्चर अभी नहीं भी आए, वो जो एक लागू वाला इसमें नहीं आ पाया है, लेकिन कुछ पिक्चर इसमें आए हुए हैं। ये हमारे इसकी लिस्ट भी आगे आएगी सर। ये कुछ हमारे रजिस्टर के साथ साथ कुछ फाइलें भी हैं, जिसमें हम डेटा और रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ये हाँ? हाँ, एक लिस्ट है, वो अभी आएगा। एक लिस्ट है जिसमें हमने कौन कौन सा रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है। एक रजिस्टर हम लोगों ने बाद में बनाया है, उसका शायद इसमें नहीं लगा हुआ, पीछे आगे की स्लाइड, हाँ पीछे वाले स्लाइड हो जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा, आगे की स्लाइड में आएगा। एक जो है पेप का हम लोगों ने एक रिकॉर्ड बनाया है, पोस्ट एक्सपोजर के लिए, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस, तो उसका पिक्चर भी आगे वाले स्लाइड में आएगा, आगे आएगा वो। अभी एंटीबायोटिक पॉलिसी की बात आ रही है। एंटीबायोटिक पॉलिसी सबको पता होना चाहिए। एक हमने वैसे तो गाइडलाइन में बहुत बड़ा, लगभग 40-45 पेज का एक एंटीबायोटिक पॉलिसी है, वो इन्फेक्शन कंट्रोल के साथ वो लगा हुआ है, बहुत लेंथी है। लेकिन हमें ये प्राप्त हुआ है कि सीएससी लेवल पे जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, उसके लिए एक ये पॉलिसी हमारे लेवल से अप्रूव होना था, वो हम लोगों ने काफी पहले अप्रूव करके रख लिया था, और इसकी सीट हमारे पास ड्रग एंड थेरापेटिक कमेटी के फाइल में ये लगा रहा है। सर एक चीज और बताना चाहेंगे, उसका पिक्टोरियल नहीं लगा है, इसमें दिया है इम्यूनाइजेशन ऑफ स्टाफ। हम सब लोग इम्यूनाइजेशन हमारा हो चुका है, और रूटीन मेडिकल चेकअप होना चाहिए। तो हम लोगों ने एक मेडिकल चेकअप कराया हुआ है, उसके फॉर्मेट पर वो इम्यूनाइजेशन का वो डेट और मेंशन है, उसका हम पिक्चर नहीं लगा पाए हैं, तो वो भी प्रैक्टिस में है। ये इन्वेंट्री फिजिकल, ये सारी चीजें कुछ हो चुकी हैं, इसका स्लाइड तो हमें लगाना ही नहीं चाहता है। एसओपी की बात आती है, एसओपी हमारे पास है, एसओपी में ये सारी चीजें मेंशन है और उसकी जानकारी है। इसको हम लोग समय समय पे इसको दोबारा देखते हैं। हमारे ड्रग्स जी
जो आपने बताया कस्टमाइज करने के लिए, तो हम लोगों ने थोड़ा सा प्रयास किया है। ये सीट आप देखेंगे, इसमें एसओपी फॉर यूसीएससी दुर्गाकुंड वाराणसी। पिक्चर हमारी नहीं है, पिक्चर जो आया हुआ है वही है, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं अगर आपका इसमें अनुमति भी हो तो हम पिक्चर अपनी डाल के और अपने हॉस्पिटल से अप्रूव एसओपी कर सकते हैं क्या, डिफरेंट अगर जैसा पॉलिथीन है, इसमें हम ज्यादा स्लाइड नहीं लगाए हैं, ये चीजें कई बार रिपीट हो गई थी। ये हमारे 5S हैं: सार, सेटल, ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन, सस्टेन। इनकम पे अभी तक बात नहीं हो पाई थी, तो ये आउटकम इंडिकेटर है जिसमें हमने ये 2 पेज है इसके आधार पे हमने एक आउटकम रजिस्टर बनाया है। आपसे एक बार बात हुई थी तो आपने कहा था कि हम कुछ फॉर्मेट देंगे, लेकिन फिर भी इस पे हमने जो प्रयास किया है, तो जो डेटा आना चाहिए फार्मूला के आधार पर, हमारे रजिस्टर में भी वही डेटा आ रहा है। अगर वो फॉर्मेट मिल जाएगा तो हम उसको अपडेट कर देंगे। फिलहाल जो अवेलेबल है वो मैं आगे एक स्लाइड में दिखाना चाहता हूँ। ये जो आउटकम इंडिकेटर है इसमें, हाँ, इसमें हर महीने मंथली वाइज सारे डेटा हमें मंथली वाइज ही लेने हैं। अब इसमें अलग अलग चेक पॉइंट हैं, उसके लिए अलग अलग महीने में क्या हमारा आउटकम आया था उसका ये डेटा है। हाँ, ये सारे ये स, हाँ, ये पेप में आ गए। हाँ, ये स्टोर है हमारा, इसमें कई सारे पॉइंट्स। हाँ, ठीक है, ठीक है। पेप में आ गए। पेप की जहां बात कर रहे थे, हम लोगों ने कुछ नया जो अभी तक जो कुछ किया था प्रैक्टिस में, जो चल रहा था, कुछ नई चीजें भी अभी ऐड की गई हैं। अभी हमारे सीनियर चीफ फार्मासिस्ट त्रिपाठी जी हैं, इन्होंने प्रयास किया था। इसकी आवश्यकता पड़ती है, कभी निडल प्रिक हुआ तो, या एक बार केस हुआ था, कोई पेशेंट गई थी डिलीवरी के लिए, उसकी रिपोर्ट बाद में आई, वो HIV पॉजिटिव थी, तो ऐसे कंडीशन में हमें ये डोज लेना होता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की। तो उसको तुरंत वहां से जाके WHO से मंगाया गया था, डोज दिलाया गया था सबको, लेकिन हमने अपनी अवेलेबिलिटी यहाँ पे कर लिया है। इसको कैसे करना है, इसका अभी कुछ साइनेज वगैरह लगाना है, डोज चार्ट वगैरह हम लोगों ने तैयार किया है, लेकिन ड्रग की अवेलेबिलिटी हमारी हो गई है। तो कभी निडल क्लिक के जी, हमने अपने फार्मेसी में ही रखा है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर लेना है तो हमारा एक्सेस रहता है। 72 घंटे के भीतर लेना पड़ता है। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो हम इसको क्या इमरजेंसी में रख दें क्या? फोटो हमारा रह गया है। डिजास्टर के लिए हमारे पास प्लान होना चाहिए, ये हमारे पास एक प्रोटोकॉल है जिसमें हमारे पास एक अलग अलमीरा में डिजास्टर के कंडीशन में उससे संबंधित दवाओं का एक स्टॉक होना चाहिए, और उसका ये छूट गया है, फोटो नहीं लग पाया है, तो ये हमने बना रखा है। हमारे पास उसका एक्सेस रहेगा, कभी भी अगर कोई आवश्यकता पड़ गया तो ऑन कॉल हमारे फार्मासिस्ट, हम लोगों ने एक ड्यूटी से वो चीज नहीं लग पाया, हमने एक ड्यूटी रोस्टर बनाया 24 आवर्स के लिए। 24 आवर्स में कभी भी आवश्यकता पड़ने पर जो मेन स्टोर का एक्सेस है वो कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट को या डिजास्टर के कंडीशन में वो अवेलेबल रहेगा। बाकी समय जो ड्यूटी रोस्टर के अनुसार हम लोग आते हैं, लेकिन ऑन कॉल कभी भी किसी को भी बुलाया जाएगा तो आ सकते हैं। सर, एक हम लोगों ने एक नया प्रैक्टिस शुरू किया है, एक विजिट रजिस्टर हमने बनाया है। वो रजिस्टर में अभी हमने फॉर्मेट उसका नहीं तैयार किया है, हम लोगों ने सोचा है कि विजिट रजिस्टर रहेगा जिसमें मरीज हो या हमारे स्टाफ, हमारे भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट के स्टाफ हो या कोई विजिटर हो, वो आते हैं, अगर कोई शिकायत है वो भी उसमें डालें, और सुझाव होगा वो भी डालें, और कोई टिप्पणी वो भी डालें। तो ये हम लोग कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो उसके आधार पर ले लेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा शिकायत की इसमें एंट्री हो, पेशेंट के एंगल से भी हो और हमारे स्टाफ के एंड से भी हो, और अगर कोई विजिटर आते हैं, जैसे आप भी कई बार आए थे तो सुझाव आपने दिया, तो जो सुझाव टिप्पणी है वो भी मेंशन होगा,
और किसने दिया और कब दिया वो डेटा, तो अगर फॉर्मेट मिल जाएगा तो सर बढ़िया है। सर आगे, ये हमारा गैप एनालिसिस है। हम 94% का अनुमान तो लगा रहे हैं कि हमने अचीव किया है, लेकिन कहाँ-कहाँ गैप, ये हमारा पुराना सीट है, हमने नवंबर माह में जो गैप एनालिसिस किया था वो वाला है। कुछ चीजें हमारी गैप जो है क्लोज भी हुई थी और कुछ अंडर प्रोसेस थी, तो उसका एक हमने एग्जाम्पल के रूप में लगाया हुआ है। कई चीजें इसमें से क्लोज और भी हो चुकी हैं, और जो हमारे 94% जो हमने अचीव किया उस पर भी हम नजर रखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हम स्कोर देकर बैठे हुए हैं और पता चला कि वो किसी कारण से सस्टेन नहीं कर पाए, तो उसको भी हम लोग लेने का कोशिश करते हैं। इस तरह से हमारा लक्ष्य 100% का है, लेकिन अभी हम लोग 94 अपने हिसाब से हम लोग पहुंचे हुए हैं। धन्यवाद सर। ये आपके सुझाव और सहयोग से, और हमारे चीफ फार्मासिस्ट रमाकांत त्रिपाठी जी के सहयोग से, और सबसे बड़ी बात जो ड्रग एंड थेराप्यूटिक कमेटी का अध्यक्ष जो लगातार हमारे बगल में बैठे हुए हैं और हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं, आप सबके सहयोग से ये छोटा सा पीपीटी बन पाया है। कई सारी चीजें हम लोग ऐड नहीं कर पाए क्योंकि पीपीटी इतनी लंबी हो रही थी कि हम लोग कोशिश ये कर रहे थे कि जो चीजें रिपीट हो रही हैं उसको थोड़ा अवॉइड करें, जो चीजें छूट रही थी उसको डालें, और हम लोग इस तरह से कोशिश करेंगे कि 100%, और अपने हॉस्पिटल के इनक्वास में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे फार्मेसी डिपार्टमेंट का हो सके, इस प्रयास को और इस लक्ष्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं सर। आपको बहुत बहुत बधाई, और बड़ी खुशी भी हो रही है अंदर से देख के चीजों को कि कहां से कहां आपकी फार्मेसी पहुंच गई। तो उसके लिए मैं आपको अलग से एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज पढ़ने का मौका मिला आपसे हमें, और सीखने का भी कुछ चीजें, क्योंकि उसमें कुछ नई चीजें थी, जैसे लासा 1 लासा 2 वाला, और एक्सपायरी में नियर एक्सपायरी और करंट एक्सपायरी और नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी। तो ये कुछ चीजें थी, बहुत सारे और भी नए टॉपिक्स थे उसमें जो हमारी ट्रेनिंग के दौरान भी और अदर जगह भी मिसिंग थे कहीं ना कहीं, तो वो भी चीजें जानने की कोशिश हुई। तो ये फर्क दिखाता है कि एक प्रैक्टिशनर जो उसको कर रहा है इम्प्लीमेंट, उसके व्यूज, उसके आइडियाज, और जो सिर्फ एक चीजों को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए चीजों को बता रहा है, उसमें कितना फर्क आता है, वो चीजें देखने को मिली हमें और सीखने को मिली। तो बड़ा अच्छा लगा आज जो है कि पढ़ाते पढ़ाते आज हमने भी आपसे पढ़ लिया। तो सभी से यही उम्मीद होगी कि इसी तरीके से कुछ नई चीजें करके लेके आए कि ताकि सबको सीखने का मिले और एक बेहतर माहौल तैयार हो हमारे बनारस के लिए, कि एक स्टेट में ही नहीं एक इंडिया में भी हम आइडियल बने अपने लिए। अब जैसे हमारे चोलापुर के जितेंद्र जी हैं, उसी तरीके से अभिजय जी, जो माइलस्टोन ये लोग रख दे रहे हैं, अब इसको क्रॉस कर पाना आसान नहीं है, लेकिन जो है कोशिश जारी रहे और सबका सहयोग मिलता रहे तो ऐसा नहीं है कि पॉसिबल भी नहीं है, सब आसानी से हो जाएंगी। बस एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा अभिजय जी, कि ये सब करने के बाद कितना फर्क आया है आपके नेचर में, कल्चर में, फार्मेसी के, कैसा लग रहा है अब जब इतनी चीजें आपने इम्प्लीमेंट कर ली हैं तब? सर आप पूछ रहे हैं तो मुझे बताने में कोई संकोच नहीं है। मैं सबसे बात करता हूँ किसी भी केवल फार्मेसी में नहीं, हमारे एसोसिएशन की बैठक होती है, वहां भी हमारे हॉस्पिटल में भिन्न डिपार्टमेंट में बात होती है, तो मैं हमेशा बताता हूँ आपकी जो समस्या है उस समस्या का समाधान है। तो ये सबको समझाने का प्रयास करता हूँ कि एनक्वास एक समस्या नहीं है, एनक्वास एक समाधान है। हम परेशान रहते हैं अपनी ड्यूटियों को लेके, हम परेशान रहते हैं अपने पेशेंट को लेके, हम परेशान रहते हैं अपने संसाधनों को लेके, तो उन सब चीजों का समाधान है। हम ड्यूटी करने जाते हैं, पता चला टॉयलेट हमारा साफ नहीं है, हम कैसे हम उसको यूज करें। हम ड्यूटी करने जाते हैं, वहां पर सेफ और सिक्योर माहौल नहीं है, किसी का बिहेवियर नहीं है पेशेंट, तो हर चीज का। दूसरी सबसे बड़ी बात जो सीमो सर बार बार कहते रहते हैं कि कई बार क्या होता है कि रिकॉर्ड अगर हमने मेंटेन नहीं किया तो कभी हम ऐसे बुरी परिस्थिति में कभी हम फंस सकते हैं जहां पर अब वो रिकॉर्ड ही हमें बचाता है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि मैंने जितना किया अभी कम है, बहुत सारे गैप हैं जिसमें हम लोग 100% का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इसमें से एक भी पॉइंट जो गैप रह जाएगा वो छोटा नहीं है, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जब तक 100% नहीं हो जाएगा तब तक हम पूरी तरह न सेफ हैं
और ना ड्यूटी और काम करने में ना आनंद आए। पेशेंट को भी अच्छा लगना चाहिए, हमें भी अच्छा लगना चाहिए, और पूरा एनवायरनमेंट हॉस्पिटल का अच्छा रहे। तो ये उसके लिए बड़ा बेहतरीन चीज है, बहुत बढ़िया टूल है। सर, मैं एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चीफ फार्मासिस्ट त्रिपाठी जी कुछ कहना चाहेंगे, 2 शब्द सुन लें, और उसके बाद डॉक्टर प्रवीण सर जिनके सहयोग से। बिल्कुल। नहीं, कन्फ्यूज ऐसा है कि आपका जब दौरा यहाँ पे होता है तो जितनी बात आप कहते हैं हम लोग का है उसको नोट कर लेता हूँ पहली बार, और जितना हम लोग देखे हैं पीपीटी अब तक उसमें जो प्रपोजल निकालते हैं उसको मैं नोट करके तुरंत उसको क्रियान्वयन में कर देता हूँ, मैं वर्कआउट शुरू कर देता हूँ, उसको पेंडिंग में नहीं डालता। आए शुरू से रहा है, आज जब से अभिजय जी आए हैं एक काम और चौगुना हो गया कि इसको जब नोट करिए इसको तुरंत इसको स्टार्ट करिए, इसको पेंडिंग में मत रखिए। जो काम पेंडिंग ज्यादा नहीं रहता है तो भूल जाता है दिमाग से। अगर आप उसको अपने वर्कआउट में कर देते हैं तो वो आपके लिए एक कोई चैलेंजिंग नहीं होता है। जैसे एक था वैसे बराबर वही काम होता है, आई सभी के लिए वैसे ही, बहुत बड़ा चीज नहीं है। जो चीजें हैं अगर आप सुचारू रूप से डेली करते रहे रूटीन बना के तो वो बहुत चीज इजी हो जाता है। हम वो यही करते हैं, उसमें और कुछ इतना नहीं है कोई समस्या उसमें। सर जरा डॉक्टर प्रवीण सर का एक फाइनल कमेंट। बोले सर, ऐसा नहीं डायरेक्टर आप ही है सर पीछे से। जी सर मैं बैठा हूँ वैसे। हाँ, कह रहे हैं कि बैकग्राउंड में हीरो तो अभिजय जी थे लेकिन डायरेक्टर आप ही थे। नहीं सर, ये लोग बहुत, जैसे एनक्वास सर एक अकेला का काम नहीं है नहीं सर, नहीं, वो तो टीम वर्क है, नो ये डाउट, टीम सब वर्क हम है। लोग तो टीम है। ये लोग हमारा जो यहाँ दुर्गा कुंड का टीम है बड़ा टचवुड बहुत अच्छा है। और सर सबसे बड़ी बात है आप थोड़ा गाइड कर देते हो, और सीएफ सर तो हमेशा ही आते रहते हैं, तो इस गाइडेंस का बहुत फायदा मिलता है हमें। और ऐसा नहीं कि एनक्वास केवल ये हॉस्पिटल को, कभी शुरू में इनिशियली मुझे भी लगता था कि क्या बकवास हो रहा है, बट अब ये जो आता है धीरे 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 करके हम लोग को उसकी आदत जैसी लग गई है ना सर, तो अच्छा लगने लगा है। और इसी तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हमारी इमरजेंसी जो अब नई शिफ्ट हुई है नई जगह पे आपके गाइडेंस सीएफ सर की वजह से, तो उसको भी थोड़ा सा हमें एक गाइडेंस एक बार आप दे देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा हम लोग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट, सबसे बेहतरीन चीज लगी कि पूरी चेकलिस्ट आप लोगों के द्वारा पढ़ी गई, और जो भी पीपीटी शेयर की गई, चाहे वो चोलापुर के जितेंद्र जी की थी या अदर फार्मेसी साहब की थी, तो उनको भी आप लोगों ने देखा, कंपैरिजन किया, कॉपी पेस्ट करने के बजाय उन चीजों को और बेहतर करने की कोशिश की। तो ये चीज सबसे पॉजिटिव है। और एनक्वास से लोग चेकलिस्ट से ही सबसे ज्यादा भागते हैं, और चेकलिस्ट में ही सब कुछ है। जिस तरीके से चेकलिस्ट को आपने सिंप्लीफाइड करके पीपीटी में डाला, कौन कौन से पॉइंट जो है वो किस तरीके से पिक्टोरियल होंगे, कौन से डॉक्यूमेंटेशन वाले होंगे, कौन सी चीजें होंगी, वो चीजें किया, यही एनक्वास है आपका। कि जो उसमें चीजें वो मांग रहा है उसको आपने किस तरीके से किया हुआ है, क्या चीजें हैं, वही आपको दिखाना है। हम लोग हर एक चीज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि जहां से वो होनी है उसको पढ़ने के लिए तैयार नहीं है चेकलिस्ट। और उसी की वजह से सारी दिक्कतें आती हैं कि ये हवा लगता है कि कैसे करेंगे। कोई भी चेकलिस्ट को अगर ईमानदारी से पढ़ा जाए, उसकी चीजों को समझा जाए, जैसे अभी डबल लॉकर वाला एंड लॉक एंड की वाला एक कॉन्सेप्ट को उन्होंने सारे डिपार्टमेंट से खंगाल के निकाल के एक जगह रखा और कंपैरिजन कर लिया, डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो गया। अब वो एक माइलस्टोन तय हो गया कि किसी को भी बताना हो, किसी को भी कहना हो, तो वो चीज क्लियर है कि डबल लॉकर कहाँ पर होगा और लॉक एंड की क्या होगा, और इसका लॉक एंड की का क्या मतलब है, डबल लॉकर का क्या मतलब है, वो बिल्कुल कंफर्म है। अब वो जिंदगी भर किसी फार्मासिस्ट को नहीं भूलने वाला है। तो वो आसानी से इम्प्लीमेंट कर ले जाएगा उन चीजों को, कि जब डिपार्टमेंट में वो जा रही है तो 10 20 गोली 50 गोली जा रही है, उसका कंजप्शन का रिकॉर्ड भी दिखाना है। लेकिन जब स्टोर में है तो वहां पे हजारों की संख्या में है, तो वहां पर मिसयूज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो वहां पे डबल लॉक में है, यानी कि 2 लोग होंगे उसके मालिक, और बगैर दोनों के रजामंदी के उसका ताला नहीं खुल सकता। तो ये चीजें हैं। किसी को कुछ फार्मेसी से रिलेटेड सवाल करने हो तो कर ले, और नहीं तो फिर अभी जी अभिजय जी को थैंक यू के साथ फिर क्लोज किया जाए, कि आज का उन्होंने दिन बना दिया हम लोगों का।
तो मैंने नार्कोटिक एक्ट को डाउनलोड किया, पूरा नार्कोटिक एक्ट पढ़ा। हमारे सारे स्टाफ बहुत घबराए हुए थे, एक्शन भी हुए थे। तो मुझे लगा कि इसका भी समाधान इनके पास में ही है। तो पूरा चेकलिस्ट सभी डिपार्टमेंट का मैंने पढ़ा, और सभी को, चूंकि मैं बाकी डिपार्टमेंट में भी सहयोग करता हूँ, तो एक कंपाइल करके एक सीट में दे दिया कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। तुरंत हम लोगों ने एक ड्रग एंड थेरापेटिक कमेटी की बैठक बुलाई, सभी स्टाफ नर्स, सभी चिकित्सक और सभी फार्मासिस्ट को, और उनको अवेयर किया गया कि हमें करना क्या है। बहुत ज्यादा नहीं करना, छोटा सा काम है, अगर नहीं करेंगे तो परेशान होंगे, और कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, पास भी बढ़िया और हम भी बढ़िया। तो थोड़ा सा मेहनत करने से बहुत चीजें आसान हो गई। डॉक्टर निकुंज वर्मा सर जुड़े हुए हैं? सर वो किसी मतलब फूड इंस्पेक्शन में गए हुए हैं, तो अभी नहीं है सर। वो अभी थे थोड़ी देर पहले। अभिजय जी तैयार रहिएगा, हो सकता है सीएमओ सर से बात करें तो फिर एक दिन आपको फिर से पीपीटी प्रेजेंट करनी पड़े। तनवीर जी अच्छा सर बस आपको थैंक यू बोलना था कि आपके मार्गदर्शन में इतना बढ़िया हो रहा है दुर्गा कुंड में। अभी मैं 10 मिनट पहले निकल आया हूँ, क्योंकि सामने घाट में एक डिप्टी सीएम आ रहे हैं फूड का, तो वहीं फूड इंस्पेक्शन के लिए मैं आया हूँ, वहीं से मैं ठीक जुटा ठीक हूँ। सर, लेकिन वहां से भी जुड़े हुए हैं। ठीक। ठीक सर, फिर धन्यवाद। आज की क्लोज कर रहे हैं हम लोग। तनवीर जी, इसमें तो स्पेशल थैंक्स तो आप ही को है, क्योंकि मैं आप ही से हमेशा पूछता रहता हूँ कैसे क्या। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर हम तो बता ही रहे हैं ना कि आज तो हमें खुशी हो ही रही है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। आज हमें सबसे ज्यादा खुशी हो रही है, इतना बेहतरीन प्रेजेंटेशन था। नहीं, हमारे यहाँ के स्टाफ वगैरह सारे लोग और डॉक्टर्स भी बड़े बढ़िया है, क्योंकि कैप्टन कुछ नहीं कर पाएगा जब तक से फील्ड में जाके एग्जीक्यूट तो खाली मतलब सभी को करना पड़ता है ना। आगे वो हड़बड़ म्यूट था, पूरा रिकॉर्डिंग जो है। ठीक है, फिर क्लोज कर रहे हैं आज की, कल 2 बजे मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, वो क्लास ऑफिसर